हेलो, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम कवर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनकी। तो आंतरिक संरचना के बारे में जो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो भूकंप विज्ञान है। जो भी आंतरिक संरचना पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो भूकंप विज्ञान के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो भूकंप विज्ञान के द्वारा ही उनका पता लगाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है। भूकंप के दौरान उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिक पृथ्वी की विभिन्न परतों जैसे भूपर्टी, मेटल और कोर की संरचना और गुणों का पता लगाते हैं। तो भूकंप विज्ञान के द्वारा ही जो पृथ्वी की जो लेयर है भूपर्टी, मेंटल और कोर, इनकी जो गुण है और विशेषता है इनका पता जो है वो भूकंप विज्ञान के द्वारा ही लगाया जाता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो हमारी अर्थ जो क्रस्ट से लेकर आपको उसके कोर तक जो भी उसका वो है वो बताना है। तो सबसे पहले सियाल, सीमा और निफे। तो इसमें सबसे पहले आएगा सियाल, फिर आएगा सीमा और फिर निफे आएगा। क्योंकि सियाल जो है वो ऊपरी परत है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है, इसीलिए इसका नाम सियाल रखा गया। और सीमा हो गया सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे हो गया निकिल और कोयला, लोहा, सॉरी, निकिल और कोयला। तो ये निफे जो होता है वो कोर में होता है, जो कोर जो होता है उसका केंद्र जो होता है उसमें होता है। तो इसके हिसाब से इसका क्रम हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर होगा ए। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सबसे ऊपर सियाल होता है, और फिर सिलिका, और सिलिका में ही एल्युमिनियम होती है, और इसके नीचे सीमा परत पाई जाती है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, और सबसे नीचे निफे होता है अर्थात निकिल और लोहा जो कोर भाग होता है। इसीलिए धरातल के केंद्र की ओर सही क्रम सियाल, सीमा और निफे है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया भूपर्पटी, और दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए सियाल, सीमा और निफे, ऑप्शन बी भूपर्पटी और मेंटल और केंद्रक, ऑप्शन सी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल और आयन मंडल। तो जो संकेंद्रीय परतें होती हैं उसमें उसमें आएगा भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रक। भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रक। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और इन परतों की संरचना, तापमान और घनत्व तो अलग अलग होते हैं। भूपर्पटी का अलग होता है तापमान, और जैसे जैसे इसमें अंदर की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका तापमान जो होता है वो बढ़ता जाता है, और डेंसिटी भी इसके जो घनत्व होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो कोर में सबसे ज्यादा तापमान और सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो कोर में ही होता है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी निफे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निकिल और लोहे की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा निफे में होती है, जो उसका क्रोड होता है। पृथ्वी के जो आंतरिक केंद्र होता है उसी में सबसे ज्यादा निफे की मात्रा पाई जाती है, जिसमें लोहा और निकिल होता है। कोर का प्रमुख भाग, इसका नाम निकिल है। लोहा और इसमें आयरन, निकिल और लोहा आयरन Fe शब्दों से मिलकर बना है। इस परत में निकिल और लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
महासागरीय परपटी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी परतदार चट्टान, ऑप्शन डी ग्रेवो। तो महासागरीय परपटी का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, और बेसाल्ट चट्टान जो होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। महासागरीय परपटी का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह चट्टानें गहरे रंग की, भारी तथा मैग्नीशियम और लोहा से समृद्ध होती हैं। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्थल मंडल या लिथोस्फीयर का विस्तार लगभग कितनी गहराई तक होता है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर तक, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर तक, ऑप्शन सी 180 किलोमीटर तक, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर तक। तो स्थल मंडल का जो विस्तार होता है वो 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। स्थल मंडल लिथोस्फीयर का गहराई जो होती है वो 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी के केंद्र में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका एवं निकेल, ऑप्शन डी लोहा एवं निकेल। तो पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा जो प्रधानता होती है वो लोहा और निकेल की होती है, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्र मुख्य रूप से लोहा और निकेल से बना है, इसी कारण इसे निफे कहा जाता है। और पृथ्वी का यह भाग अत्यधिक घना और अत्यधिक तापमान वाला होता है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, ऑप्शन बी परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट बेसाल्ट और परतदार। तो गहराई के हिसाब से इनका जो क्रम होगा तो सबसे ऊपर जो होती है वो परतदार चट्टान होती है अवसादी, उसके बाद में ग्रेनाइट होती है और फिर बेसाल्ट होती है। बेसाल्ट जो चट्टानें होती है वो सबसे नीचे पाई जाती हैं। तो इसका जो क्रम होगा परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। महाद्वीपीय भूपटल के ऊपर से नीचे की ओर सबसे पहले परतदार अवसादी चट्टानें होती हैं, फिर ग्रेनाइट परत और उसके सबसे नीचे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। गहराई बढ़ने के साथ इनका घनत्व भी बढ़ता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 58%, ऑप्शन डी 67%। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो भाग मेंटल में प्रतिशत पाया जाता है वो 67% पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67% से 68% मेंटल में पाया जाता है, और यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। यह भूपर्पटी और केंद्रक के बीच स्थित होती है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जो अर्थ की जो आंतरिक संरचना है उसकी जो परतें हैं सियाल, सीमा और निफे के रूप में जिनको विभाजित किया गया था, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वॉन्डर ग्रेड द्वारा, ऑप्शन बी डेली के द्वारा, ऑप्शन सी हेम्स द्वारा, ऑप्शन डी स्वेस के द्वारा। तो सियाल, सीमा और निफे इनका जो विभाजन किया गया था वो स्वेस के द्वारा किया गया था। सियाल, सीमा और निफे के भूगर्भ की आंतरिक संरचना का विभाजन ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस के द्वारा किया गया था। एडवर्ड स्वेस के द्वारा। और उन्होंने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया था वो रासायनिक संरचना के आधार पर किया गया था ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस के द्वारा। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ऑप्शन बी ये जल के लिए सरंध्र होती हैं, ऑप्शन सी ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, ऑप्शन डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो
जो ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा और मैग्मा निकलता है उसको धरातल पे आने के बाद जो ठंडा हो जाता है उससे इनका निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। तो ये लावा से और मैग्मा से बनी होती हैं, तो इसमें पूरा जीवाश्म तो पाए ही नहीं जाते हैं। और ये जल के लिए सरंध्र होती है, इनमें ये बहुत ही ज्यादा ठोस और बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं, घनत्व वाली होती है, तो इसमें सरंध्र रंध्र भी नहीं होते हैं। ये क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों होती हैं, इनमें सिलिका नहीं होती है, इनमें सिलिका पाई जाती है, तो ये भी नहीं। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। अत्यधिक तापमान के कारण इसमें जीवाश्म सुरक्षित नहीं रह पाते, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं और प्राय सिलिका की उपस्थिति होती है इसमें। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी क्वार्टरजाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तन के बाद इनका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। तो संगमरमर जो है वो भी रूपांतरित चट्टान है, और क्वार्टरजाइट है ये भी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, स्लेट है ये भी है, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और जबकि संगमरमर, क्वार्टरजाइट और स्लेट रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अन्य चट्टानों के परिवर्तन से बनती हैं। तो जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इनका जो निर्माण होता है वो अत्यधिक ताप और दाब के कारण होता है। जो अवसादी चट्टानें होती हैं जब उनमें अत्यधिक दाब और ताप की क्रिया होती है उसके परिवर्तन के बाद इनका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस क्रिया से होता है? ऑप्शन ए अपरदन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी निक्षेपण क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी मैग्मा या लावा के ठंडे होने से, ऑप्शन डी रूपांतरण क्रिया द्वारा। तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मैग्मा या लावा के ठंडा होने से होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें बहुत सारा जो लावा और मैग्मा निकलता है उसके धरातल पर आने के बाद जो ठंडा होकर जम जाता है उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के भीतर से गर्म मैग्मा बाहर निकलने के बाद ठंडा होकर जमने से होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण होता है और इन्हीं के बाद इनसे ही अवसादी या रूपांतरित चट्टानें बाद में बनती हैं। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए मैग्मा के ठंडा होने से, ऑप्शन बी अवसादों के संवहन तथा निक्षेपण से, ऑप्शन सी अत्यधिक ताप और दाब से, ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट से। तो अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो अवसादों के एक जगह जमा होने से निक्षेपण से होता है। और ये जो अवसाद होते हैं ये समुद्र के अंदर भी हो सकते हैं, पहाड़ों पर भी हो सकते हैं और मिट्टी में भी हो सकते हैं। इनका निर्माण कहीं पर भी हो सकता है। तो अवसादों के संवहन तथा निक्षेपण से होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण नदियों, वायुओं और हिमनदों द्वारा लाए गए अवसादों के लंबे समय तक जमाव, संघनन तथा कठोरीकरण से होता है। इसमें जीवाश्म भी प्राय पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें परत दर परत बनती चली जाती है और इसमें जो जीवाश्म होते हैं वो भी दब जाते हैं। तो उनसे इसमें जो अवसादी चट्टानें होती है इसमें जीवाश्म की भी उपस्थिति होती है और ये रवेदार होती हैं और रंध्र वाली भी होती हैं। जो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो रंध्र वाली नहीं होती है, लेकिन जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो रंध्र वाली होती हैं। इनमें पानी की उपस्थिति हो सकती है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चट्टानें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो चट्टानें जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक, सेंडिमेंट्री रॉक और मेटाफॉर्मिक रॉक। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, इनका वर्गीकरण उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से बनती हैं, क्योंकि जो लावा मैग्मा बाहर निकलता है उसके ठंडा होने के बाद बनती हैं। और अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो अवसादों के एक जगह जमा होने से, परत दर परत जमा होने से उनमें ताप और दाब के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं, जो अवसादी चट्टानों और आग्नेय चट्टानों में जो ताप और दाब के कारण जो रूप परिवर्तन होता है उससे रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? ऑप्शन ए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ऑप्शन बी संगमरमर और स्लेट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ऑप्शन डी क्वार्टरजाइट और नाइस। ये नीस होगा, नीस है यहाँ पे। तो इसमें इसका आंसर होगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टानें हैं। संगमरमर हो गया, ये रूपांतर चट्टान है, और स्लेट ये भी रूपांतर चट्टानें हैं। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के लावा ठंडा होकर जमने से होता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं, जबकि संगमरमर, स्लेट, क्वार्टरजाइट और नीस रूपांतर चट्टानें हैं, जबकि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर हैं। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेनाइट जो है और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टानें, इनका निर्माण जो होता है वो लावा के ठंडा होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह ऑप्शन ए मरुस्थल में बनती है, ऑप्शन बी गर्मी से बनती है, ऑप्शन सी पानी के नीचे बनती है, ऑप्शन डी पहाड़ के ऊपर बनती है। तो बलुआ पत्थर जो होता है ये परतदार चट्टान है क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो पानी के नीचे होता है। बलुआ पत्थर एक अपसादी एवं परतदार चट्टान है। इसका निर्माण नदियों, झीलों, समुद्रों में जमा रेत के कणों के दबाव और संघनन से होता है, और यह प्रक्रिया प्रायः पानी के नीचे होती है, इसलिए इसमें परतें बन जाती हैं। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? ऑप्शन ए केवल आग्नेय चट्टानों से, ऑप्शन बी केवल तलछटी चट्टानों से, ऑप्शन सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतर चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वो आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है, क्योंकि आग्नेय चट्टान और तलछटी जो अपसादी चट्टानें होती है उनके रूप में जब परिवर्तन होता है उसी को रूपांतर चट्टानें होती है। जब लंबे समय तक इन चट्टानों पर ताप और दाब की क्रिया होती है, अधिक तापमान के कारण और दबाव के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। आग्नेय तथा तलछटी दोनों से होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण पहले से मौजूद आग्नेय या तलछटी चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में चट्टानों के गुण और संरचना बदल जाते हैं, जिससे नई रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं, और इसमें परिवर्तन के साथ साथ इनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भूपटल पर लगभग कितने प्रतिशत भाग अपसादी चट्टानों से ढका हुआ है? जो हमारी क्रस्ट है उसका लगभग कितने प्रतिशत भाग अपसादी चट्टानों से ढका हुआ है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो अपसादी चट्टानों जो हैं वो भूपर्पटी पर 75% तक पाई जाती हैं। अपसादी चट्टानें पृथ्वी के भूपटल के लगभग 75% भाग को ढके हुए हैं, और इसका निर्माण अपसादों के जमाव संघनन से होता है। बलुआ पत्थर, चूना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जो बलुआ पत्थर और जो चूना है वो अपसादी चट्टानें हैं। तो अपसादी चट्टानों का जो प्रतिशत है वो 75% तक, और सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रतिशत पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला प्रैक्टिस सेट किस वीडियो पर चाहिए, अगला वीडियो किस प्रैक्टिस सेट पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।